गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव। आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का भाग 17, है ना। अभी तक हम 16 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम 17वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 19 और उदाहरण नंबर 20, है ना। पहले हम उदाहरण नंबर 19 और 20 पर दृष्टि डालेंगे और फिर उन्हें अच्छे से समझेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 19, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 19 है कि एक बोल्ट बनाने के कारखाने में जो मशीनें हैं, है ना, जो यंत्र है जिनसे बोल्ट बनते हैं, है ना, मशीनरी वगैरह, है ना। तो एक बोल्ट बनाने के कारखाने में मशीनें, यंत्र जो कि ए, बी और सी कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है ना। ये क्या बोल रहे हैं, एक कारखाना है जिसमें क्या बनते हैं, बोल्ट बनते हैं, है ना। और उस कारखाने में 3 मशीनें हैं, है ना? उस कारखाने में 3 मशीनें हैं, है ना। तो उन्हें हम ए, बी और सी से दर्शा रहे हैं, है ना। तो बस पहली मशीन है उसे हम ए बोल रहे हैं, तो दूसरी मशीन या फिर जो यंत्र है उसे हम बी बोल रहे हैं, और जो तीसरी है उसे हम सी बोल रहे हैं, है ना। और ये जो मशीन ए, बी और सी है, यह कुल उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% वोल्ट बनाती है ना। सिर्फ ये 3 ही मशीनें हैं, हमें कैसे पता? क्योंकि अगर आप इन सारे परसेंटेज जो है ना, 25%, 35% और 40%, है ना, इनका जो आप योग करोगे तो कितना आएगा? 100% आएगा, है ना। तो मतलब उस कारखाने में 3 ही मशीनें हैं जिन्हें हम ए, बी और सी से निरूपित कर रहे हैं, है ना। जो कि उत्पादन का क्रमशः, जो मशीन ए है वो 25%, जो मशीन बी है वह 35% और जो मशीन सी है वह 40% दर्शा रही है ना। मतलब उत्पादन कर रही है। इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब या फिर त्रुटिपूर्ण है ना। तो क्या हुआ, अभी तक हम एक बोल्ट बनाने की कारखाने की बात कर रहे थे जिसमें 3 मशीनें हैं, मशीनें ए, बी और सी, जो कि उत्पादन का क्रमशः 25%, 35% और 40% बोल्ट बनाती है ना। और इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब त्रुटिपूर्ण है ना। ये जो मशीनें हैं, ये जो बोल्ट बनाती है ना, तो जो पहली वाली मशीन है जो कि 25% उत्पादन कर रही है ना, मैन्युफैक्चर कर रही बोल, उसकी वही देखो मशीन है तो कहीं ना कहीं, है ना कुछ डिफेक्टिव या फिर खराब भाग होगा, है ना कुछ गलती हो जाती है ना। तो जो 25% बना रही है मशीन है ना, उसमें 5% भाग खराब है ना। वो क्या होती है, 5% भाग खराब बनाती है। और जो दूसरी मशीन है, मशीन बी, है ना, ये क्रमशः कितनी, 4% भाग खराब बनाती है। और जो तीसरी मशीन है, मशीन सी, ये सिर्फ 2% भाग खराब बनाती है ना। तो इन मशीनों के उत्पादन का क्रमशः 5, 4 और 2% भाग खराब या फिर त्रुटिपूर्ण है। वोल्टों के कुल उत्पादन में से 1 वोल्ट की अधिकता निकाला जाता है और वह खराब पाया जाता है ना। देखो, गोल्ड का कारखाना है जिसमें 3 मशीन है ना। जो पहली वाली मशीन वो 25% उत्पादन कर रही, जो दूसरी मशीन है वो 35% उत्पादन कर रही, और जो तीसरी मशीन है वह भी 40% गोल्ड उत्पादन कर रही है ना। और ये जो मशीनें हैं, इनके उत्पादन में जो भाग खराब है उसका क्रमशः है 5%, 4% और 2%, है ना। और फिर बोल्टों के कुल उत्पादन में से, है ना, जितना बोल्टों का उत्पादन हुआ है, उन उन बोल्टों के उत्पादन में से हमने 1 बोल्ट यादृच्छा या फिर रेंडमली निकाल लिया, है ना। मतलब बोल्ट है, हमने उसमें से किसी 1 बोल्ट को उठा लिया, है ना। और उस बोल्ट को जब हमने उठाया तो हमने पाया कि वह खराब है ना। क्या है, वह खराब पाया जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है, यह बोल्ट मशीन बी द्वारा बनाया गया है ना। तो अब हमें प्रायिकता निकालनी है ना, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये जो बोल्ट है वह मशीन B1 द्वारा बनाया गया है ना। देखो, तो अभी हम इसका हल देखेंगे। पहले हम B1, B2, B3, है ना। हाँ, देखो, तो हमें क्या निकालना है कि जो हमने रेंडमली जो बोल्ट उठाया है ना, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह मशीन B2 द्वारा बनाया गया है। ठीक है,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न समझ में आ गया। तो चलो फिर हल की तरफ चलते हैं। मान लिया कि घटनाएं V1 V2 V3 निम्न प्रकार है ना। जो घटना V1 है वह क्या है, बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। घटना V1 क्या दर्शाती है कि जो बोल्ट है वह मशीन ए द्वारा बनाया गया है। और जो घटना V2 है वह क्या दर्शाती है कि जो बोल्ट है वह मशीन बी द्वारा बनाया गया है ना। मतलब जो V1 है कि ये मशीन ए ने बनाया है ना। और V2 क्या निरूपित करता है कि जो मशीन है वह, ये जो बोल्ट है वह मशीन बी ने बनाया है। और V3 बोलता है कि ये जो बोल्ट है वह मशीन सी द्वारा बनाया गया है ना। तो V1 V2 V3 क्या है कि जो बोल्ट है, V1 कहता है कि बोल्ट मशीन ए द्वारा बनाया गया है। V2 में V2 घटना किसे निरूपित करती है कि ये जो बोल्ट है वह मशीन बी द्वारा बनाया गया है। और V3 घटना निरूपित करती है कि ये जो बोल्ट है वह मशीन सी द्वारा बनाया गया है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। स्पष्ट है कि घटनाएं V1 V2 V3 परस्पर अपवर्जी और परिपूर्ण है ना। इससे दिख रहा है कि जो घटना है V1 V2 और V3 वह परस्पर अपवर्जी मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है और परिपूर्ण है। मान लिया कि घटना ई निम्न प्रकार है ना। देखो V1 है कि जो बोल्ट है वह मशीन ए द्वारा बनाया है। V2 है कि मशीन बी द्वारा बनाया गया है। और V3 है कि जो बोल्ट है वह मशीन सी द्वारा बनाया गया है ना। और जो हमने अब ई घटना बोला कि ई बोल्ट खराब है ना। ई मतलब ई घटना निरूपित कर रही है कि बोल्ट खराब है। ठीक है, घटना ई निम्न प्रकार से है कि ई बोल्ट खराब है। ठीक है, अभी तक समझ में आ गया। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। घटना ई घटनाओं V1 या V2 या V3 के साथ घटित होती है ना। ये जो ई क्या है कि जो बोल्ट है वह खराब है ना। तो बोल्ट खराब V1 के साथ भी हो सकता है, V2 के साथ भी हो सकता है और V3 के साथ भी हो सकता है ना। अब V1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है ना, V1 की प्रायिकता कितनी है। देखो V1 क्या था कि जो बोल्ट है वह मशीन ए द्वारा बनाया गया है ना। और मशीन ए जो है वह कितने कितने परसेंट बोल्ट बना रही है, 25% है ना। तो ये B1 है, इसकी प्रायिकता क्या होगी 25%। जैसे हम 25/100 के रूप में लिखेंगे तो आएगा 0.25 है ना। ऐसी V2 की प्रायिकता कितनी होगी। V2 क्या है कि जो बोल्ट है वह मशीन बी द्वारा बनाया गया है ना। और जो मशीन बी है वह कितना उत्पादन करती है 35% है ना। तो B2 की प्रायिकता होगी 0.35 है ना। 35/100 मतलब 0.35। ऐसे ही B3 की प्रायिकता क्या होगी, B3 क्या है ये जो बोल्ट है वह मशीन सी द्वारा बनाया गया है ना। तो B3 की प्रायिकता कितनी है 40% मान की 0.40 है ना। 40/100 मतलब 0.40 है ना। 40% कैसे, यहाँ पे दिया गया है कि जो मशीन सी है वह कुल उत्पादन का 40% बोल्ट बनाती है। ठीक है, जिसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम निकालेंगे PE/E1 है ना। हमें पता है कि ये जो बोल्ट है ना, ये जो बोल्ट है वह बी मतलब मशीन ए ने बनाया है ना। तो बोल्ट के खराब होने की प्रायिकता, जबकि दिया हुआ है कि वह मशीन बी द्वारा निर्मित है ना। तो ये कितना है 5%। ये देखो ये कितना है 5% है ना। मशीन ए द्वारा निर्मित है कितना है 5%। ठीक है, इसी प्रकार PE/E2 है ना। PE/E2 कितना है 0.04। कैसे, ये देखो PE/V2 है ना। तो ये कितना है 4 है ना। तो 4 कितना होगा 4/100 है ना। 4% है, 4/100 मतलब 0.04 है ना। ऐसे ही जो PE/V3 निकाला तो भाई क्या है 0.02 है ना। PE/V3 मतलब ये जो वोल्ट है वह किसने मशीन सी द्वारा बनाया गया है और वह खराब है ना। तो इन मशीनों के उत्पादन में जो खराब भाग है वह कितना होता था 2% है ना मशीन सी का। तो कितना होगा 2/100 मतलब 0.02 है ना। कितना होगा 2/100 मतलब 0.02। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। बेस प्रमेय द्वारा हमें ज्ञात है कि P V2/E है ना। अब हम क्या लगाएंगे, अब हम बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम लगाएंगे है ना। तो बेस थ्योरम क्या है P V2/E है ना। इसका मतलब क्या है, ई घटना किसे निरूपित करती है कि बोल्ट खराब है। और V2 घटना किसे निरूपित करती है कि यह जो बोल्ट है वह मशीन बी ने बनाया है ना। तो P V2/E मतलब V2/E की प्रायिकता कितनी है। तो इसे हम बेस प्रमेय द्वारा हल करेंगे। तो बेस प्रमेय क्या हो जाएगी, V2 की प्रायिकता गुणनफल E/V2 की प्रायिकता है ना। और इस पूरे का हम भाग देंगे V1 की प्रायिकता गुणनफल E/V1 की प्रायिकता प्लस
V2 की प्रायिकता गुणनफल E बटा V2 की प्रायिकता, है ना, और इसका योग करेंगे हम V3 की प्रायिकता गुणनफल E बटा V3 की प्रायिकता। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हम V2 की प्रायिकता जो है इसका मान रखेंगे, है ना। तो देखो V2 की प्रायिकता का मान कितना है 0.35, है ना। तो हमने PV2 की जगह 0.35 लिखा, है ना। और फिर गुणनफल में हमने क्या है PE बटा V2, है ना। तो E बटा V2 की प्रायिकता कितनी थी 0.04, है ना। तो इसका मान रखा 0.04, है ना। और फिर उसे हमने भाग दिया, तो हमने V1 की प्रायिकता का मान रखा वो है 0.25, है ना। फिर E बटा V1 की प्रायिकता का मान रखा जो कि है 0.05 प्लस V2 की प्रायिकता और P E बटा V2 यहाँ हमने ऊपर लिखा हुआ है 0.35 गुणनफल 0.04, है ना। तो वह हमने नीचे लिख दिया, ये हो गया प्लस 0.35 गुणनफल 0.04 प्लस तो V3 है, इसकी प्रायिकता का मान 0.40 और गुणनफल में E बटा V3 की प्रायिकता का मान जो कि क्या है 0.0। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर हम इसे हल करेंगे, है ना। इसे हम हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 0.0140 डिवाइडेड बाय 0.0345, है ना, जिसे हम 28/69 लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना, अच्छे समझ आ गया। तो ये हमारा उदाहरण नंबर 19 यहाँ समाप्त होता है। ठीक है, बाकी अब हम उदाहरण नंबर 20 पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 20, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है ना। जो डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर है, उसे एक रोगी को देखने आना है ना। पहले के अनुभवों से यह ज्ञात है कि उसके ट्रेन बस स्कूटर के किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 3/10, 1/5 तथा 1/10 है। और यह अगर वह अन्य वाहन किसी वाहन से आए तो 2/5 है ना। तो क्या है, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है ना। और पास्ट एक्सपीरियंस जो पहले के अनुभव है ना, मतलब पहले भी आया होगा, तो पहले के अनुभवों से उसे यह ज्ञात है कि अगर वह ट्रेन से आएगा, है ना, तो उसकी प्रायिकता कितनी है ना 3/10। अगर वह बस से आएगा तो उसकी प्रायिकता है 1/5 और स्कूटर से आने पर उसकी प्रायिकता है 1/10। और अगर वह किसी अन्य वाहन से आए तो उसकी प्रायिकता कितनी है 2/5 है। ठीक है, यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर से आने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/4, 1/3 या 1/12 है ना। तो क्या कह रहे हैं, अगर देखो एक डॉक्टर है ना, एक डॉक्टर को एक रोगी को देखने आना है ना। अब पहले के अनुभवों से उसे पता है कि अगर वह ट्रेन बस या स्कूटर से आएगा तो उसकी आने की प्रायिकताएं होंगी, है ना, प्रोबेबिलिटी होगी 3/10, 1/5 या 1/10, है ना। या फिर अगर वह किसी अन्य वाहन से आने की कोशिश करता है तो उसकी प्रायिकता कितनी होगी 2/5 होगी, है ना। और उसे यह भी पता है यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसकी देर से आने की प्रायिकता भी 1/4, 1/3 या 1/12 होगी, है ना। परंतु अगर वह किसी अन्य वाहन से आने पर, मतलब अगर वह किसी अन्य वाहन से आता है ना, जिसकी प्रायिकता 2/5 थी, है ना, अगर वह उस वाहन से मतलब ट्रेन बस या स्कूटर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से आएगा तो वह देर उसे कोई भी देरी नहीं होगी, है ना। तो परंतु किसी अन्य वाहन से आने पर उसे देर नहीं होती। यदि वह देर से आया तो उसके ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। तो क्या बोल रहे हैं कि देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, एक डॉक्टर है ना, उसे एक रोगी को देखने आया है ना। और पिछले अनुभवों से उसे ज्ञात है कि अगर वह ट्रेन बस या स्कूटर से आए तो उसकी प्रायिकता 3/10, 1/5 और 1/10 हुई आने की, है ना। और अगर वह किसी अन्य वाहन से आया तो उसकी प्रायिकता आने की 2/5 होगी, है ना। और उसे यह भी पता है कि अगर वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसकी देर से आने की प्रायिकता भी 1/4, 1/3 तथा 1/12 हुई। परंतु अगर वह ट्रेन बस या स्कूटर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से आता है उसे देरी नहीं होती, है ना। तो अगर वह देर से आया है ना, वह व्यक्ति क्या है देर से आया है तो उसकी ट्रेन से आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमें यह पता है कि वह देर से आया है और अब हमें यह निकालना है कि उसके ट्रेन की आने की प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका हल देखते हैं। मान लीजिए कि डॉक्टर के रोगी के यहाँ देर से आने की घटना ई है ना। ई घटना क्या है, डॉक्टर के रोगी के यहाँ देर से आना, है ना। जो डॉक्टर आ रहा है
है ना, वह देरी से आ रहा है, इसे हमने घटना ई से निरूपित किया है। यदि डॉक्टर के ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन द्वारा आने की घटनाएं क्रमशः T1, T2, T3 और T4 है ना। तो क्या किया, जो डॉक्टर है ना, डॉक्टर के रोगी के यहाँ देर से आने को हमने घटना ई से निरूपित किया, है ना। और डॉक्टर के ट्रेन, बस या स्कूटर या किसी अन्य वाहन द्वारा आने की घटनाओं को हमने क्रमशः T1, T2, T3 तथा T4 से निरूपित किया, है ना। तो अब देखो, T1 की प्रायिकता कितनी है, 3/10, है ना। यहाँ हमने पढ़ा है कि अगर वह ट्रेन से आता है ना, डॉक्टर की ट्रेन से आने की प्रायिकता कितनी है, 3/10, है ना। तो PT1 कितना होगा, 3/10। ऐसे ही PT2 मतलब कि वह बस से आने की प्रायिकता, है ना, डॉक्टर की बस से आने की प्रायिकता, जो कि कितना है, 1/5 है। तो PT2 कितना हो गया, 1/5, है ना। ऐसी PT3 मतलब डॉक्टर की स्कूटर से आने की प्रायिकता कितनी है, 1/10, है ना, कितनी है, 1/10। और डॉक्टर की ट्रेन, बस या स्कूटर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता कितनी है, 2/5, जिसे हम PT4 से निरूपित करते हैं। तो PT4 कितना हो गया, 2/5, है ना। तो PE/T1, है ना, मतलब हमें पता है कि T1 घटना घटित हो चुकी है और हमें ई की प्रायिकता निकालनी है। तो T1 क्या था, है ना, T1 था डॉक्टर के ट्रेन से आने की, है ना। तो जब हमें पता है कि डॉक्टर जो है वह ट्रेन से आया है ना, और उसकी ई घटना की प्रायिकता निकाली है, मतलब डॉक्टर के ट्रेन द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता, है ना, जो कि कितनी है, 1/4 है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो, तो PE/T1 मतलब डॉक्टर की ट्रेन द्वारा आने पर देर से पहुंचने की प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, चलो। इसी प्रकार PE/T2, है ना, मतलब जो डॉक्टर है वह किससे, बस से आया, है ना। तो डॉक्टर की बस से देरी होने की जो प्रायिकता है उसे हम PE/T2 बोलते हैं, जो कि कितनी, 1/3 है। ऐसे ही डॉक्टर की स्कूटर से देरी होने की प्रायिकता कितनी है, PE/T3 कितनी है, 1/12 है। लेकिन अगर डॉक्टर किसी अन्य वाहन से, है ना, ट्रेन, बस या स्कूटर के अतिरिक्त किसी अन्य वाहन से आते हैं, है ना, तो उनकी देरी होने की प्रायिकता कितनी है, 0 है ना। तो PE/T4 कितना है, 0। ठीक है, क्योंकि अन्य वाहन द्वारा आने पर उसे देरी नहीं होती, है ना। क्योंकि जो अभी हमने पढ़ा था कि अगर वह डॉक्टर किसी अन्य वाहन से आएगा तो उसे देरी नहीं होती। ठीक है, तो PE/T4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बेस प्रमेय द्वारा अब हम क्या करेंगे, अब हम बेस प्रमेय या फिर बेस थ्योरम लगाएंगे, है ना। तो बेस थ्योरम से हमें निकालना है P/T1/E। मतलब हमें ये ज्ञात है कि डॉक्टर लेट आया है ना, मतलब देरी से आया है, लेकिन हमें ये प्रायिकता निकालनी है कि वह ट्रेन से आया है ना। तो हमें ट्रेन, डॉक्टर द्वारा देर से आने पर ट्रेन द्वारा आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है ना। तो बेस प्रमेय लगाएंगे तो P/T1/E कितना हो गया, P/T1 गुणनफल PE/T1, है ना। और इसका हम पूरा भाग देंगे, P/T1 गुणनफल PE/T1 प्लस P/T2 गुणनफल PE/T2 प्लस P/T3 गुणनफल PE/T3 प्लस P/T4 गुणनफल PE/T4, है ना। अब हम यहाँ से इन सबके मान रखेंगे, है ना। T1 की प्रायिकता कितनी थी, 3/10 गुणनफल E/T1 की प्रायिकता कितनी थी, 1/4, है ना। और इसका हम भाग देंगे किससे, T1 की प्रायिकता गुणनफल E/T1 की प्रायिकता जो कि ऊपर थी वही नीचे आ जाएगी, है ना। कितना, 3/10 गुणनफल 1/4 प्लस जो T2 की प्रायिकता है वह कितनी थी, 1/5 गुणनफल E/T2 की प्रायिकता जो कि है 1/3 प्लस T3 की प्रायिकता, है ना, जो कि 1/10 और PE/T3 कितना होगा, 1/12 प्लस जो T4 की प्रायिकता है वह कितनी थी, 2/5, है ना। परंतु PE/T4 मतलब E/T4 की प्रायिकता कितनी थी, 0, है ना। तो हम इसे हल करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 3/40 गुणनफल 120/18। इसे हम आगे और हल करेंगे तो आएगा 1/2। ठीक है, तो ये हमारी प्रायिकता आ गई, है ना। अतः अभिष्ट प्रायिकता कितनी है, 1/2। ये क्या है, डॉक्टर की, है ना, डॉक्टर द्वारा देर से आने पर ट्रेन द्वारा आने की प्रायिकता कितनी है, 1/2। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रश्न समझ में आ गया, है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आज हमने पढ़ा, है ना, उदाहरण नंबर 19 देखा और उदाहरण नंबर 20 को अच्छे से समझा, है ना। बाकी अगले भाग में हम उदाहरण नंबर 21 पर चर्चा करेंगे और फिर उसे अच्छे से समझेंगे। तो अंततः हम
यादृच्छिक चर और इसकी प्रायिकता बंटन, जिसे हम रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, इस पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 13.6 पर दिया हुआ है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद, थैंक यू।